हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सी ए शिव कुमार शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट एडवाइस बाय सी ए। तो आज आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम आपके लिए लेके आए हैं एटीजी, जो हमारा इनकम टैक्स का एक्ट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी उसके अंदर लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं और उस लेटेस्ट चेंजेस के बाद क्या क्या जो कंप्लाइंसेस हमें करने हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो एनजीओज हैं वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हैं। और जो पीछे हमारा नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था उसके अंदर जो इन एनजीओज ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। उन लोगों को, नीडी पीपल्स को फूड प्रोवाइड करने में, शेल्टर और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट हो रहे थे या विद इन द स्टेट भी थे, तो उनको काफ़ी सारी हेल्प इन एनजीओज ने की है। और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी ये चीज़ रिकग्नाइज करती हैं कि जी एनजीओज जो हैं वो काफ़ी इंटीग्रल पार्ट हैं और ये बहुत ही सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने इन एनजीओज को हेल्प करने के लिए जो है काफ़ी एग्जम्पशंस भी दे रखी है, ताकि जो भी इनको डोनेशंस रिसीव हों तो उन लोगों जो इनको डोनेट करें उनको भी बेनिफिट हो, और इन एनजीओज को जो है उस जो भी सरप्लस उस इनकम के अंदर, जो डोनेशन रिसीव्ड के अंदर अगर कोई सरप्लस उस ईयर में बचता है अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने के बाद, तो उस जो है सरप्लस के ऊपर जो है इन्हें अपना टैक्स भी ना पे करना पड़े। इन चीज़ों के लिए जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 11, 12A, 12AB और टी एक्स एक्स जो सेक्शंस हैं उनको प्रिस्क्राइब किया गया है। तो हम जानेंगे कि इन एक्ट के अंदर क्या क्या हमारे चेंजेस हुए हैं और हमें क्या क्या लेटेस्ट कंप्लाइंस करने हैं। और जो पहले क्या था कि ये अपना ATG 12A का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी प्रोसेस था। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है अभी 1 अप्रैल 2021 से जो है उसके अंदर चेंजेस किए हैं, ताकि जो एनजीओज हैं उनको थोड़ा सा स्पीडी मैनर में जो है ये रजिस्ट्रेशन मिल पाए और थोड़ा सा कंप्लाइंस बर्डन भी जो है उनके ऊपर कम हो। तो जो हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं, एक्चुअली क्या है कि जो हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है वो हमारे चैरिटेबल पर्पस को डिफाइन करता है। जो ये हमारे रजिस्ट्रेशंस होते हैं सेक्शन 11, 12, ATG, जो ये रजिस्ट्रेशंस होते हैं ये उन्हीं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स को दिए जाते हैं जो कि चैरिटेबल पर्पस की जो डेफिनेशन है उसके अंदर कवर होते हैं। अगर आप जैसे कोई रिलीजियस एक्टिविटी वगैरह करते हैं तो वो इन एक्ट्स के अंदर, इन सेक्शंस के अंदर जो है वो कवर नहीं होते। तो जो हमारी ये सेक्शन 11, 12A, 12AB जो हमारा लेटेस्ट प्रोसेस, जो हमारा सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके अंदर हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग एनजीओज या जो न्यू एनजीओज हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेना है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि 26 मार्च 2021 को जो है हमारे सीबीडीटी ने जो है 6 अमेंडमेंट रूल 2021 लेके आए हैं। उसके अंदर जो है उन्होंने जो कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब करी हैं कि एनजीओज को किस तरीके से प्रोसीड करना है सेक्शन 12AB के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एंड ATG के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 जो हैं जितने भी हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं और जो ऑलरेडी सेक्शन 12A और 12AB के अंदर जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको री रजिस्टर करवाना है अपने आप को सेक्शन 12AB के अंदर। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये विद इन 3 मंथ्स इनको लेना है, यानी कि 30 जून 2021। ये डेट जो है एज ऑन डेट 30 जून 2021 है। मे बी ये डेट जो है एक्सटेंड हो जाए ड्यू टू कोविड जो हमारा ये चल रहा है, इस वजह से हो सकता है कि ये डेट एक्सटेंड हो जाए। लेकिन अभी जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग एनजीओज हैं जिनके पास सेक्शन 12A और AB का रजिस्ट्रेशन है उनको विद इन 3 मंथ जो है यानी कि 30 जून तक जो है सेक्शन 12AB के अंदर अपने आप को री रजिस्टर करवाना है। उसके बाद जो है जो हमारे न्यू एनजीओज हैं उनको भी जो अगर इस एक्ट में अपने आप को रजिस्टर करवाना है तो उनको जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म 10A के अंदर जो है वो एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज सॉट, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी एप्लीकेशन लगानी है। और जो ये जितने भी हमारे न्यू एनजीओज होंगे जिनको सेक्शन 12AB के अंदर रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो 3 इयर्स की वैलिडिटी के लिए उनको इशू किया जाएगा। उसके बाद जो है उनको अपनी फ्रेश उनको जो है अपने आप को परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी।
अब अभी तक हमने बात करी सेक्शन 12 AB के बारे में। अब बात करते हैं हम सेक्शन 80G सब सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स 1961 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे डोनर्स जो हैं, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से डिडक्शंस दी जाती हैं सेक्शन 80G के अंदर। वो जितना भी डोनेट करेंगे उसका 50% जो है उनको एज ए डिडक्शन जो है उनके ITR के अंदर अलाउड हो जाएगा। करंटली क्या होता है कि जितने भी हमारे अप्रूव्ड NGOs हैं उनको अपनी री रजिस्ट्रेशन के लिए जो है अपनी एप्लीकेशन लगानी है 80G के अंदर। ये एप्लीकेशन भी जो है फॉर्म 10A के अंदर लगेगी, और जो 12AB की भी जो एप्लीकेशन है वो भी फॉर्म 10A के अंदर लगेगी। सिर्फ उसमें जब आप अपना फॉर्म फाइल करेंगे तो उसके अंदर जो है क्लॉज आपको सिलेक्ट करनी है कि आप 12A के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं या 80G के लिए अपनी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमारा रूल 11AA जो है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो लगानी है। इसके अंदर जो सबसेक्शन 1 है उसके अंदर लिखा है कि एन एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल अंडर क्लॉज 6 ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ 80G द इंस्टीट्यूशन ऑफ एंड देयर आफ्टर रेफर्ड टू एट द एप्लीकेंट शेल बी फाइल्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म। जो हमारी जो ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेक्शन 80G सब सेक्शन 5 क्लॉज 6 के अंदर जो है वो कवर होती हैं। हमें जो एप्लीकेशन हमारी लगानी है वो फॉर्म 10A के अंदर लगानी है, और ये एप्लीकेशन जो है प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास जाएगी, और वो जो है आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे। जब मान के चलिए आपका जो है ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाता है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की ड्यू डेट जो हमने अभी बताया कि 3 ईयर्स की होगी, उस 3 ईयर्स को कंप्लीट होने से 6 महीने पहले जो है आपको अपनी एप्लीकेशन परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए लगानी है, और वो जो एप्लीकेशन लगेगी वो फॉर्म 10AB के अंदर जो है वो आपको फाइल करनी पड़ेगी। अब आपको जो है हमारा सब रूल 1 जो है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि फॉर्म 10A या AB की जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इसके अंदर जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं उसके अंदर जो है सबसे पहले आपको जिस भी तरीके से आपका जो है एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट हुई है, मान के चलिए जैसे ट्रस्ट होता है तो उनके लिए ट्रस्ट डीड होती है, तो आपको जो है सेल्फ सर्टिफाइड ट्रस्ट डेट लगानी है। और ये जो डॉक्यूमेंट है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे सभी सेल्फ सर्टिफाई करके आपको जो है लगाने हैं। उसके बाद जैसे हमारा जो रजिस्ट्रार होता है, सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रार है, वो जब एक सोसाइटी रजिस्टर होती है तो वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाते हैं, या सेक्शन 8 कंपनी के केस में भी जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तो उस केस में जो है आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगानी है। उसके अलावा अगर आप FCRA के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आपको FCRA रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगानी है। और ऑलरेडी अगर आप जैसे एग्जिस्टिंग NGO हैं जो अपने आप को री रजिस्टर करवा रही हैं, अगर वो भी अपने आप को इसके अंदर रजिस्टर करवाते हैं तो उनको जो है अपनी ऑलरेडी जो उनका सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। अगर हमारा NGO पहले कभी उन्होंने 80G के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और वो रजिस्ट्रेशन अगर हमारा रिजेक्ट हो गया है तो उस केस के अंदर भी जो है आपको उस रिजेक्शन का जो आपका ऑर्डर पास हुआ होगा उसकी कॉपी आपको इसके साथ अटैच करनी है। उसके अलावा जो है आपको 3 ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाने हैं, और अगर आपका NGO 3 ईयर्स पुराना नहीं है तो जब से भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, आपको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके साथ में अटैच करनी है, और नोट्स ऑन एक्टिविटी जो है इसके साथ आपको लगाना है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म 10A के अंदर जो है कमिश्नर को रिसीव होगी, तो जो कमिश्नर है उसको वेरीफाई करेंगे, और अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो आपको फॉर्म 10AC के अंदर जो है आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देंगे, और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो 16 डिजिट का होगा, और अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और आपको इस चीज़ का ये ध्यान भी रखना है कि अगर आपने गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन लिया, या रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपने कोई फ्रॉड एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया, तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो इस रजिस्ट्रेशन को जो है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब बात ये उठती है कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो हमें क्या क्या कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी हमारे एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है वो मेंटेन करने पड़ेंगे, और इन सेक्शंस के अंदर जो है डिडक्शन एग्जामिशन लेने के लिए जो है आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर जो है वो फाइल करनी है, और बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाने हैं। उसके अलावा जो है आपने जो भी गाइडलाइंस के सब्जेक्ट टू आपको जो रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जैसे कि गाइडलाइन ये हो गई कि आपको जो भी डोनेशन रिसीव होगी उसको आप जो है मिस यूटिलाइज नहीं करेंगे, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपको एनुअल बेसिस पे जो है
अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी आपको जो है एनुअल बेसिस पे अपने जितने भी डोनर्स हैं उनको एक सर्टिफिकेट इशू करना है कि उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर आपको एक पैन नंबर के अगेंस्ट कितनी डोनेशन प्रोवाइड करी है। और ये जो सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्म 10BE के अंदर आपको जो है उनको एनुअल बेसिस पे जो है इशू करना पड़ेगा। और आपको एनुअल बेसिस पे एक रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि ड्यूरिंग द ईयर जो है इंडियन पैन के अगेंस्ट इतनी इतनी डोनेशन रिसीव हुई है। उस जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसी के बेसिस पे जो है 80G से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके डोनर के अकाउंट में ऑटो पॉपुलेट होगी और उनको जो अपनी ITR में डिडक्शन मिलेगी वो इसी बेसिस पे जो है वो मिलेगी। तो हमने इस वीडियो में कोशिश करी है कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपका मेल का जो है जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।